नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। जिस तरह पूरा देश समाज जिस तरह से महंगाई की मार झेल रहा है, उसी के चलते प्रधानमंत्री का आह्वान करना कि 1 साल तक सोना न खरीदें, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, खाने में तेल का इस्तेमाल कम करें, ऐसी अपील करना देश में और भी आर्थिक स्थिति गिराने का कारण कहा जाए तो जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उन पे, उनके घर पर, उनके रोजगार पर गहरा असर डाल रही है ये बातें। आइए हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी जी बने हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो आह्वान है प्रधानमंत्री का, उसको किस नजरिए से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने हमको मौका दिया अपने चैनल में विचार प्रकट करने के लिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, और इस देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमैया जी हैं, और जो एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स के, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि देश किस आर्थिक संकट में है, और अगर यह देश आर्थिक संकट में है तो यह आर्थिक संकट कितना गहरा है ये वो जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो जनता से अपील किया है, ये इस बात को समझते हुए किया है कि देश कहीं ना कहीं से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, कोई आर्थिक संकट बड़ा है, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि साहब सोना मत खरीदो, ईडीएबल ऑयल का इस्तेमाल आप कम करें, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, विदेश यात्रा पर मत जाएं। तो ये स्थिति कब आती है? किसी घर का बजट, अगर कोई घर में शादी होती है तो अगर वो घर में, अगर उस शादी का बजट की जो हैसियत है शादी करने की, अगर मान लीजिए 25 लाख रुपया है, मगर लड़के की शादी में अगर 50 लाख रुपया लगा दिया जाए और 50 लाख लगा दिया गया जाए 25 लाख प्लस, तो वो 25 लाख रुपया आप कहाँ से मैनेज करेंगी? जाहिर सी बात है कि आप सीसी अकाउंट से उधार लेंगी, सोना रख के उधार लेंगी, और उसके बाद आपने एट होम कर दिया, शादी कर दिया, तो वो 25 लाख रुपया जो प्लस हुआ वो आपके लिए आर्थिक संकट बनकर आएगा। तो ये जो आर्थिक संकट का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या ये बंगाल चुनाव में जो खर्च हुए पैसे हैं उसका एग्जाम्पल है? नहीं, बंगाल चुनाव की बात नहीं है। इस देश के अंदर जो भी चुनावी प्रक्रिया लगातार हो रही है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रुपया पैसा खर्चा किया जा रहा है, पब्लिक में एक इमर्जिंग जो है पर्सनैलिटी बनाने के लिए या इमर्जिंग पॉलिटिकल रोल बनाने के लिए, तो उसमें बड़े पैमाने पर रुपया खर्चा किया जा रहा है, चुनाव में हर जगह किया जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि वो पैसा जो इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसका भार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर पड़ेगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक जो पैसा विभिन्न विभिन्न योजनाओं के लिए देता है, तो वो रुपया आप अगर चुनावी प्रक्रिया में कहीं लगा देंगे, फ्री बीज में लगा देंगे, बेनिफिशियरी स्कीम में लगा देंगे, तो आपके लगाने से तो नहीं होगा, आपको तो वो इंटरेस्ट के साथ अदा करना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को। तो ये जो एक्सेसिव एक्सपेंसेस हुआ है उसका ये असर एक तो डोमेस्टिक पड़ा है, ये डोमेस्टिक पड़ा हुआ है असर कि खर्चा ज्यादा हो गया और हमारी आमदनी कम हो गई। दूसरी बात कि जब हमारे बिजनेस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी कोलैप्स करने लगी, माइक्रो लेवल पे हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी, और आप देखें कि 40 से 50 लाख करोड़ बैंक का जो है वो हो गया है, उधार हो गया है बैंक का, और हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी शेयर बड़े पैमाने पर गिर रहे हैं, और शेयर मार्केट और सेंसेक्स गिर रहे हैं, और जो विदेशी निवेश है
उन्होंने लाखों लाख करोड़ डॉलर निकाल लिया है। तो ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति तब आती है जब हमारी फाइनेंस मैनेजमेंट हमारा कहीं ना कहीं से मिसमैनेज होता है। तो हमारा जो फाइनेंस मैनेजमेंट इंडिया का है और जो पॉलिटिक्स है फाइनेंस की, वो कहीं ना कहीं से असफल है, और उस असफलता के वजह से आज इस ये क्या देश देखा जाए, जैसे एक परिवार का मुखिया है, वो 25 लाख शादी में खर्च करने की उसकी हैसियत है, मगर उसने 50 लाख खर्चा कर दिया तो परिवार के सदस्यों को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा जब तक वो 25 लाख बैंक का अदा न कर दे। तो क्या इसमें आम पब्लिक, आम जनता और छोटे व्यापारी कारोबारी पिस रहे हैं? बिल्कुल, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, हमारे स्मॉल बिजनेसमैन है, मीडियम क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो सब बहुत बड़े परेशानी में है। साथ साथ जो सुनार हैं, जो स्वर्ण समाज है, उनको भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और ये जो कह दिया गया कि साहब ट्रैवल न करें, इससे सारे होटल को और सारे जो है ट्रैवल एजेंसी को और सारे जो है सबको नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। कहीं न कहीं लाखों लोगों का रोजगार संकट पे आ गया है, नौकरी जाने की कगार पे है, क्योंकि जब सोना की खरीदारी नहीं होगी, तो वहाँ जो वर्कर है, उनको कैसे कोई अपनी सैलरी देगा, कोई भी दुकानदार। तो ऐसे में एक करोड़ों लाखों लोगों की नौकरी जाना, व्यवसाय ना मिलना, तो कहीं न कहीं सड़क पे आने वा जैसा हाल है। अब ये तो पब्लिक का मामला है, वो क्या समझती है, इसको किस दिशा में लेती है यहाँ के पब्लिक को। तो आप देश हित की बात करके कुछ भी कह सकते हैं, मगर सवाल ये है, जो रियल स्थिति है वो ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो हमारी बाजार हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन होता था वो नेपाल जाता था, और नेपाल में आप एक आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेके हमारे जो है टूरिस्ट या जो बिजनेसमैन है वो चले जाते थे। तो हमारे नेपाल से संबंध खराब होने की वजह से आप देखें कि हजारों हजार ट्रक खड़े हुए हैं। तो हमारी मार्केट जो जो बिजनेस था हमारा नेपाल से, वो प्रभावित हुआ है, बांग्लादेश से प्रभावित हुआ है, हमारे पड़ोसियों से प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस मैनेजमेंट वो असफल रहा है, और इसी के वजह से, ये मिसमैनेजमेंट के वजह से इस देश में इतना बड़ा आर्थिक संकट आया है। सुनारों का कहना है कि जो लोग विदेश से सोना खरीदते हैं, उन पर विचार करना चाहिए प्रधानमंत्री को, ना कि छोटे व्यापारियों का रोजगार बंद करना। उनके एक आह्वान से दुकान ठप हो गई है, जो कि लगन का सीजन चल रहा है, कोई खरीदारी नहीं हो रही है। ऐसे में कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, नौ और अभी चांदी पर भी बढ़ा दी गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि चांदी में उछाल आ गया है और सोने के प्राइस में उछाल आ गया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेस्टिक, तो आप देश हित की बात करके कुछ भी कह सकते हैं, मगर सवाल ये है, जो रियल स्थिति है वो ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो हमारी बाजार हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन होता था वो नेपाल जाता था, और नेपाल में आप एक आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेके हमारे जो है टूरिस्ट या जो बिजनेसमैन है वो चले जाते थे। तो हमारे नेपाल से संबंध खराब होने की वजह से आप देखें कि हजारों हजार ट्रक खड़े हुए हैं। तो हमारी मार्केट जो जो बिजनेस था हमारा नेपाल से, वो प्रभावित हुआ है, बांग्लादेश से प्रभावित हुआ है, हमारे पड़ोसियों से प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस मैनेजमेंट वो असफल रहा है, और इसी के वजह से, ये मिसमैनेजमेंट के वजह से इस देश में इतना बड़ा आर्थिक संकट आया है। सुनारों का कहना है कि जो लोग विदेश से सोना खरीदते हैं, उन पर विचार करना चाहिए प्रधानमंत्री को, ना कि छोटे व्यापारियों का रोजगार बंद करना। उनके एक आह्वान से दुकान ठप हो गई है, जो कि लगन का सीजन चल रहा है, कोई खरीदारी नहीं हो रही है। ऐसे में कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, और अभी चांदी पर भी बढ़ा दी गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि चांदी में उछाल आ गया है और सोने के प्राइस में उछाल आ गया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेस्टिक,
फील्ड पे जो यहाँ के जो नागरिक हैं, जिनको अपने लड़की की शादी करना है, बच्चों की शादी करना है और उन्हें ज़ेवर खरीदना है, चांदी की पायल खरीदना है, सोने का, भाई हर आदमी चाहता है कि हम अपने बच्चे-बच्चियों को कुछ दें। तो उनके लिए तो ये और मुसीबत हो गई कि सोना का दाम और बढ़ गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आपने सोने चांदी पर एक्साइज ड्यूटी इतना बढ़ा दिया, दुगुना तिगुना अभी कर दिया, तो आप एक्साइज ड्यूटी के जरिए आप जो है टैक्स लेना चाहते हैं, टैक्स लेके आप करना चाहते हैं, मगर इसका नतीजा क्या हुआ कि भाई जो विदेश में जो लोग सोना बेच रहे हैं, तो जो विदेश में सोना बेच रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ सोने पर एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाया। तो जब उन्होंने अपने यहाँ सोने पर एक्साइज ड्यूटी नहीं बनाया, तो वहां पे सोना मार्केट में सस्ता रहेगा। तो जब वहां सोना मार्केट में सस्ता रहेगा, तो सारे दुनिया के जो उपभोक्ता है वो वहां से सोना खरीदेंगे। तो भारत से जो सोना यहाँ खरीद के जो जेवर बनता था, और बहुत बड़े कारीगर यहाँ पे बंगाल में थे, सोने के जो भी जेवर बनते हैं आप पता लगा लीजिएगा, बंगाल में और गुजरात में भी बहुत बड़े पैमाने पर तो वो सोने पर मीनाकारी करते थे, और वो जेवर बन के वहां से वो बंगाल, नेपाल, बर्मा और मिडिल ईस्ट में जाता था। तो जब हमारे यहाँ सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, तो जेवर महंगा हो गया, जेवर महंगा हो गया तो जेवर यहाँ कम बिकेगा, कारीगर जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो जो जेवर है वो दूसरे देशों से वहां सोना ज्यादा बिकेगा, तो हमारे यहाँ नुकसान होगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। प्रधानमंत्री का कहना था कि 1 वर्ष तक अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, क्योंकि रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर ऊपर होता जा रहा भाई है। डॉलर क्यों ऊपर उठता जा रहा है, और एक साल सोना न खरीदने से क्या देश की स्थिति होगी, ये तो प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर बता सकते हैं। मगर जो लोग आर्थिक रिसर्चर हैं, इकोनॉमिक रिसर्चर बड़े बड़े हैं, वो जानते हैं इस बात को कि ये सब, देखिए, देश और पैट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म की बात करके बहुत सी चीजें होती हैं। ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक सब जानती है, ये अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पब्लिक जानती है। तो पब्लिक को सब मालूम है कि क्या हो रहा है। अब हम आपसे एक बात कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात डॉलर की कही। देखिए, अमेरिका के दबाव में भारत ने इस बात का एक डील किया है कि वो अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर के आसपास वो जो है वो सामान खरीदेगा। तो आपने जब साइन कर लिया कि 500 मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर का हम अमेरिका से सामान खरीदेंगे अमेरिका का, तो आप बताइए अमेरिका को पेमेंट आप किस मुद्रा में करेंगे? तो डॉलर में करेंगे। तो आपके पास डॉलर कहाँ है कि आप अमेरिका को पेमेंट करेंगे? तो अमेरिका को जो एग्रीमेंट आपने किया है उसके लिए आप डॉलर बचा रहे हैं कि अमेरिका को आप पेमेंट करें डॉलर में। तो ये जो डील अमेरिका के साथ हुई है, ये डील इट इज वेरी डेंजरस फॉर फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई है कि, और भारत की मजबूरी है, डील हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, तो डॉलर में पेमेंट, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप डॉलर बचाएं। मतलब कि इतने ये सारी डील का असर जो है आम पब्लिक झेल रही है। ये इसका मतलब हुआ कि आप, भारत के पास डॉलर उतना है नहीं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि साहब सोना आप कम खरीदिए तो हमें डॉलर कम पेमेंट करना पड़ेगा, और आप टूरिज्म कम कीजिए तो डॉलर बचेगा, खाद तेल कम खाइए, खाना में तेल कम मिलाइए, उबला खाइए, तो इससे जो हम इंडोनेशिया से या मलेशिया से जो तेल लेते हैं तो हमको वहां डॉलर नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो डॉलर बचेगा, ये डॉलर हम अमेरिका को देंगे, और अमेरिका से जो हमने एग्रीमेंट किया है डॉलर का, वो पूर्ण हो जाएगा। ये इसके अंदर एक यह भी रीजनिंग है जो आम पब्लिक को मालूम है कि नहीं मालूम है, हम नहीं जानते। आम पब्लिक की बात की जाए तो मतलब क्या लगता है कि आर्थिक संकट जो अभी आने वाला है उसका ये एक छोटा सा उदाहरण है अपील करना? ये अपील करने से भारी नुकसान हुआ है। ये अपील हमारे समझ से प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपील कर देने से क्या हुआ कि हमारा टूर एंड टूरिज्म
सेक्टर जो है बड़ी तेजी से नीचे गिर गया। और जो हमारा सेंसेक्स में जो गोल्ड ज्वेलरी का जो शेयर मार्केट था, आपने देखा होगा कल बड़े पैमाने पर कई लाख करोड़ का नुकसान हो गया ज्वेलरी को। तो टूर एंड टूरिज्म को, ज्वेलरी को, एडिबल ऑयल कंपनीज को, सबको नुकसान हुआ है कल। तो और जो व्हीकल वाला है, कहा है कि साहब इलेक्ट्रिक का व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए, तो इससे इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देने वाला कार्य हो बढ़ावा देना नहीं, अब हो सकता है इलेक्ट्रिक की कार कहीं से खरीदना हो, भारत को कहीं से कोई एजेंसी आ रही हो इलेक्ट्रिक कार की, तो हो सकता है। जो कहते हैं पहले प्रधानमंत्री ने ताली बजवाया, थाली बजवाया, अब सोना ना खरीदने की अपील कर दी, जिससे कि लाखों लाखों लोगों के रोजगार पर संकट आ गया। अब देखिए, इस देश की जनता बहुत ही सरल है, मासूम है, और कितने ग्रेजुएट इस देश के अंदर हैं और कितने इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, ये डाटा आप जानती हैं। यहाँ के लोग बड़े सरल हैं। एक बाबा जो बोलता है, जो भी वो बोलता है, ये सरल पब्लिक उस पर विश्वास करती है। एक आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में 50% की कमी कर दी है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि मेरे साथ 50% ही काफिला चलेगा। अब ये सब देखिए राजनीति की बातें हैं। आपको अगर ये सब समझना होता तो आप इस देश को आर्थिक संकट से गुजारने के लिए पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। आप इस तरह के फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी आपको इस तरह से बनाना चाहिए ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती। फ्री मार्केट में हमारा जो प्रोडक्शन है वो हर जगह बिकता, हमारे नेबर से अच्छे संबंध रखते, तो ये क्राइसिस भी ना आती, ये क्राइसिस ना आती। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, क्या लगता है क्या असर देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक या बिहार की पब्लिक या कहीं की पब्लिक, यहाँ की पब्लिक जो है वो नारों पे चलती है, उत्तेजना पर चलती है, और धर्म और जाति के जो है उस पे चलती है। यहाँ पब्लिक को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, कि देश की अर्थव्यवस्था उभर रही है, उनको इस सब से कोई मतलब नहीं। अब एक आदमी है, आप सोचिए, उस सगड़ी पर टमाटर बेच रहा है, उसको इस देश की अर्थव्यवस्था से क्या मतलब? वो एक चाय वाला है, वो चाय बेच रहा है, उसको देश की अर्थव्यवस्था से क्या मतलब? तरकारी बेचने वाला तरकारी बेच रहा है, उसको इस देश की अर्थव्यवस्था से क्या मतलब? उसको क्या मतलब कि इस देश की अर्थव्यवस्था संकट में है कि क्या संकट में है, डॉलर ऊपर है कि नीचे है? यहाँ ये सब नहीं चलता, यहाँ इवेंट मैनेजमेंट चलता है। इवेंट मैनेजमेंट की बात करें सर, एक आखिरी सवाल है, अगर प्रधानमंत्री को अपने हिसाब से आपको नंबर देना हो तो कितना देंगे? बात नंबर देने की है ही नहीं, ये डिफरेंट टू डिफरेंट है। हम नंबर देने वाले कौन है? फिर भी एक माइंड, आप आम नागरिक होने के नाते हम नंबर देने वाले कौन है? इससे पहले कितने हम नंबर देने वाले कौन है? हमारे नंबर देने से क्या होता है? अब ये तो जनता तय करे, जनता नंबर दे ही रही है, तो जनता तो नंबर दे ही रही है। हमारे नंबर देने से न देने से क्या होता है? जनता तो नंबर दे ही रही है। भाई, चुनाव में आप बताइए, प्रधानमंत्री जी चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी चुनाव जीत रही है कि नहीं? तो ये जो जीत रही है ना, तो जब जीत रही है तो फिर नंबर हमसे क्यों पूछती हैं आप? मतलब आप बताना नहीं चाहते? नहीं, आप बताना नहीं चाहते तो जनता बताएगी ना कि वो नंबर दे रही है कि नहीं दे रही है। हम क्या उसमें बताएंगे? तो हमारे साथ बने हुए तनवीर अहमद सिद्दीकी जी, जिन्होंने काफी अर्थव्यवस्थाएं की हमारे साथ बात की, किस तरह से देश इतने क्राइसिस में चला गया, क्या कारण है उसका, क्यों इतनी महामारी आ गई है, लोगों का रोजगार छिन गया, लाखों लोग बेरोजगार होने के संकट पे आ गए हैं, कहा जाए तो बेरोजगार हो गए हैं। तो इन सब बातों को, इन सब मुद्दों के साथ हमारे साथ बने हुए थे सिद्दीकी जी, जिन्होंने सारी बातों को पूरे विस्तार पूर्वक साझा किया और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।